नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं पूनम आप लोगों का वेलकम करती हूं मेरे इस चैनल होम साइंस ग्रुप पे। होम साइंस ग्रुप पे आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है फैमिली वांट्स, पारिवारिक आवश्यकताएं। इसके पहले हम लोगों ने जिन टॉपिकों को देखा है वो हैं फैमिली मैनेजमेंट, वैल्यू गोल स्टैंडर्ड, डिसीजन मेकिंग, और आज हम लोग देखेंगे फैमिली वांट्स। तो आइए देखते हैं आगे। इसमें फैमिली वांट्स में सबसे पहले देखिए एक लाइन है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। ये बात बहुत ही सत्य कही गई है कि जब जब मनुष्यों को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी है वो समय समय पे उन चीज़ों की का आविष्कार किए हैं। जैसे देखिए प्राचीन काल में मनुष्यों को भोजन को पकाने के लिए या फिर अंधेरों को दूर करने के लिए आग की आवश्यकता पड़ी तो उन लोगों ने आग का आविष्कार किया। वैसे ही धीरे धीरे हर प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों का इनोवेशन करता रहता है। यहाँ पे देखिए एक वर्ड है इच्छा, डिजायर। किसी वस्तु के प्रति लालसा को इच्छा कहते हैं। इसके लिए साधना एवं तत्परता का होना अनिवार्य है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इच्छा क्या होती है? अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अगर किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है कि वो सरकारी जॉब में है तो उसके अंदर भी ये इच्छा आती है कि काश मेरे भी सरकारी जॉब लग जाती और मैं भी करता। दूसरा एक और है आवश्यकता, वांट्स। आवश्यकता क्या होती है? आवश्यकता उस इच्छा को कहते हैं जिसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य एवं तत्परता दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है तथा जिसकी संतुष्टि के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। दोनों में देखिए डिफरेंस क्या है। देखिए इच्छा में ये लिखा गया है, इच्छा में ये बताया गया है कि इसके लिए साधना तत्परता का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन वहीं आवश्यकता में ये कहा गया है कि इसकी संतुष्टि के लिए सामर्थ्य तत्परता दोनों का ही होना आपकी उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है। देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत बारीकी सा फर्क है। क्या है? एक व्यक्ति है जिसे किसी दूसरे व्यक्ति को देखने के बाद ये लगता है कि यार मेरी भी सरकारी जॉब लग जाती तो मैं भी करता। दूसरा एक व्यक्ति है जिसके पास न तो घर पे खाने के लिए अनाज है, न तो अपनी पढ़ाई करने के लिए भरपूर पैसे हैं, न तो घर का खर्च चल रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा जॉब करना अति आवश्यक है, किसी भी तरह से में भी मुझे जॉब करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? लगातार सामर्थ्य और तत्परता उसका बना रहेगा उस कार्य के लिए और वो उसकी ज़रूरत आवश्यकता एकदम बन जाएगी। तो वो हर तरफ से कोशिश करेगा कि मैं कैसे इसको पालूं। तो ये होता है आवश्यकता कि अपनी पूरी सामर्थ्य और पूरी तत्परता लगा के उस चीज़ को प्राप्त करना। और यहाँ पे देखिए इस व्यक्ति की सिर्फ इच्छा है कि काश मुझे भी मिल जाता ये चीज़। यहाँ पे वो व्यक्ति उस चीज़ को पाने के लिए कोई भी साधना या तत्परता उसके अंदर नहीं है। उसके अंदर सिर्फ ये इच्छा है कि मुझे भी काश ये मिल जाता, लेकिन ये इसकी आवश्यकता है, इसके बिना उसका कार्य नहीं चल सकता है। दूसरे व्यक्ति का कार्य इसके बिना नहीं चल सकता है। अगर उसकी ये इच्छा है कि जॉब मुझे चाहिए तो चाहिए क्योंकि उसके बिना मेरा कार्य नहीं चल सकता है, तो अपनी पूर्ण सामर्थ्य और तत्परता उस पर लगा देगा उसे प्राप्त करने के लिए। और जब तक उसे प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसे क्या नहीं होगी? संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पे देखिए जब कोई इच्छा प्रभावहीन एवं निष्क्रिय होती है तो उसे इच्छा कहते हैं। जब वही इच्छा सक्रिय एवं प्रभावोत्पादक होती है तो उसे आवश्यकता कहते हैं। इसमें देखिए इसमें यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है। जैसे कि एक व्यक्ति है, जब तक अगर वो किसी को देखता है कि मुझे जॉब चाहिए तो यहाँ पे वो सिर्फ क्या करता है? प्रयास करता है कि हाँ मुझे भी जॉब मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन वो उसके लिए उतनी पढ़ाई नहीं करता है, ठीक ना। वो उसके लिए निष्क्रिय रहता है। सिर्फ उसके अंदर एक खुशी आती है कि मुझे भी जॉब मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन वहीं अगर वो व्यक्ति को ये लगता नहीं मुझे हर कीमत पे वो जॉब चाहिए ही चाहिए क्योंकि उसी से मेरा जीवन जो होगा वो सुखमय होगा, मुझे समाज में एक सम्मान की प्राप्ति होगी, तो वो उस पर पूरी जी जान से लग जाएगा, उसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखिए जब कोई इच्छा यहाँ पे देखिए आवश्यकता के लिए 3 बातें होनी आवश्यक है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है किसी वस्तु की इच्छा होना।
ये सत्य बात है। जब हमारे अंदर कोई इच्छा जगेगी तभी वो हमारी आवश्यकता बनेगी। तो सबसे पहले उसके लिए क्या, इच्छा जगना आवश्यक है। उसके बाद से है इच्छा को संतुष्ट करने की सामर्थ्य अर्थात पर्याप्त धन व्यय की तत्परता। मतलब कि जो हमारे अंदर इच्छा जगी है उसको संतुष्ट करने के लिए सामर्थ्य होना चाहिए। मतलब हमारे अंदर ये इच्छा, ये कोशिश भी होनी चाहिए कि हम उस इच्छा को संतुष्ट करें, और साथ ही साथ उसके लिए जो पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ पर्याप्त धन व्यय की तत्परता की बात की गई है। पर्याप्त धन व्यय की तत्परता अर्थात उस इच्छा को संतुष्ट करने के लिए आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आपका धन भी होना चाहिए कि आप उस धन को वहाँ पे व्यय कर सकें। व्यय की तत्परता, व्यय की तत्परता से ये मतलब है कि बहुत लोगों के अंदर पास धन तो होता है लेकिन वो खर्च नहीं करना चाहते हैं किसी एक कार्य के लिए। तो आपके अंदर अगर उस इच्छा को संतुष्ट करना है तो ये भी तत्परता होनी चाहिए कि उसमें जितना धन की आवश्यकता है उतना धन आप खर्च कर सकें। यहाँ पे देखिए एक फिगर के द्वारा बताया गया है कि क्या है। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है जो वांट्स है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले डिजायर ऑफ गुड्स, क्या आपके अंदर वस्तु की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके लिए आपके लिए पास पर्याप्त धन होना चाहिए, सफिशिएंट मनी होनी चाहिए, और उसे व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए आपके पास धन है, भरपूर धन है, और आप अगर कहीं जाते हैं बाहर, आपको कोई गाड़ी ही दिख गई, 4 व्हीलर, आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपके अंदर ये इच्छा जगी कि नहीं मुझे ये गाड़ी लेना चाहिए, भाई मैं भी गाड़ी में बैठूं और आराम से सवारी करूं, अपने फैमिली को घुमाऊं, लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं। ये सारी इच्छाएं जग रही हैं लेकिन आप धन नहीं खर्च करना चाह रहे, तब क्या होगा? तब कैसे गाड़ी आएगी? आप ही बताइए। नहीं आ पाएगी ना। तो धन खर्च करने की आपके अंदर तत्परता भी होनी चाहिए कि उस वस्तु को लेने के लिए आप अपना धन खर्च कर सकें। ये नहीं कि भाई पैसा बचा है मेरे पास, पैसा हमेशा मेरे पास ही रहे, वो पैसा कहीं जाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अगर उस वस्तु की आपके अंदर इच्छा जग रही है तो अपना धन खर्च करके और उस व्यय को, उस वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेंशन के शब्दों में, पेंशन एक राइटर है, उनके शब्दों में ये है कि आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन और शक्ति विद्यमान हो तथा वह उन्हें इच्छा की पूर्ति के लिए लगाने के लिए तत्पर भी हो। ऐसा ना हो कि कंजूसी हो जाए और आप उसको खरीद ही ना सकें। चलिए आइए आगे देखते हैं आवश्यकताओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स में हम देखते हैं तो वांट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है अनिवार्य आवश्यकता, नेसेसरी वांट्स। अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं? अनिवार्य आवश्यकताएं वो होती हैं जैसे मान लीजिए ऐसी आवश्यकता जिसकी संतुष्टि करना नितांत आवश्यक होता है, मतलब कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, जिसके बिना जीवन जीना संभव नहीं होता है। तो आप तो समझ ही गए भाई किसके बिना आपका जीवन जीना संभव नहीं है। अरे भाई जल, भोजन, हवा, इसके बिना आपका जीवन जीना संभव नहीं है। ये सारी क्या होती हैं? अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जल, भोजन, हवा, आवास और वस्त्र आदि। ठीक, ये आपकी क्या है? अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। अनिवार्य आवश्यकताओं में भी कुछ होती हैं, जैसे मान लीजिए जीवन रक्षक आवश्यकताएं हो गई, ठीक ना, निपुणता रक्षक आवश्यकताएं हो गई, प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकताएं हो गई। और फिर प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं कैसे हो गई? जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई हम मेहमानों की सेवा तो किसी भी तरह करेंगे क्योंकि मेहमान हमारे भगवान है। अगर मेहमानों की सेवा करने से हमारी इज्जत बढ़ती है तो हमारे लिए शान की बात है। अगर हम मेहमानों की सेवा न कर पाएँ तो हमारी बड़ी घोर बेइज्जती होगी और ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकता है। वहीं पे निपुणता रक्षक आवश्यकताएं क्या होती हैं? वो आवश्यकताएं होती हैं जैसे साफ एवं हवादार मकान हो, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन हो, न्यूनतम से थोड़े अधिक वस्त्र हो, बच्चों को कम से कम पिता के बराबर शिक्षा की सुविधा हो। वो निपुण अपने आपके जीवन को क्या करती है? सारी चीजें निपुण बनाती हैं। और एक और क्या था? जीवन रक्षक आवश्यकताएं, जिसमें आपकी आवश्यक दवाइयाँ हो,
जीवित रहने के लिए जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रहें। सेकंड देखिए क्या होती है, आरामदायक आवश्यकताएं, कंफर्टेबल आवश्यकताएं। ये तो भाई आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति से मनुष्य को सुख एवं आराम मिलता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, मन प्रसन्न होता है, आरामदायक आवश्यकता कहलाती है। भाई देखिए एक लाइन है यहाँ पे, जिनकी पूर्ति से मनुष्य को क्या मिलता है, सुख और आराम मिलता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब हो गया भाई, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, मन प्रसन्न होता है। तो क्या कोई ऐसी भी आवश्यकता है जो हमारी कुशलता में वृद्धि कर दे? जी हाँ, जैसे मान लीजिए कि कार्य कुशलता में वृद्धि होता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत ठंड का मौसम है और आपके पास ऊनी कपड़े नहीं है, बहुत तेज ठंड पड़ रहा है, हाँ, और आप उसमें ऊनी कपड़े नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, आपको बहुत तेज ठंड लग रही है। उस कंडीशन में आपकी जो कार्य की कुशलता होगी वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा क्योंकि आप ठंडी से परेशान रहेंगे, वो ठंडी आपको कतई आराम नहीं देगी। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ऊनी कपड़े चाहिए, ठीक ना, गर्म कपड़े चाहिए। तो ये आपको क्या, ये आपकी आरामदायक आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए बहुत तेज गर्मी है, ठीक, और उस गर्मी में आपको काम करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा उलझन की महसूस हो रहा है। तो उस कंडीशन में भी आपकी जो कार्य की प्रगति होगी वो धीमी हो जाएगी और आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, वो विचलित रहेगा। इस कंडीशन में आप आरामदायक स्थिति नहीं महसूस कर पाएंगे। तो वहाँ पे अगर पंखा और कूलर लग जाता है तो वो आपकी क्या है, आरामदायक आवश्यकताएं हैं। विलासिता संबंधित आवश्यकताएं, लग्जरियस वांट्स, ये होती हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिनके उपयोग से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अत्यधिक सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कीमती आभूषण, वस्त्र, आलीशान बंगला, महंगी कार इत्यादि संबंधित। भाई देखिए जब आपके पास पैसा रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसी आवश्यकता, आपकी जो अनिवार्य आवश्यकताएं होंगी तो निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आपकी आरामदायक आवश्यकताएं पूरी होंगी। जब ये दोनों आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी तो फिर आप विलासिता की तरफ जाएंगे। जैसे कि आपको क्या चाहिए, कीमती आभूषण बनवाने लगेंगे। आप सोचेंगे भाई ये छोटे मोटे घर में क्या रहने की आवश्यकता, बड़ा सा घर खरीदा जाए, वहाँ रहेंगे जिसमें भाई स्विमिंग पूल भी हो, ठीक ना, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह हो। फिर आप एक अच्छी सी लग्जरियस कार खरीदना पसंद करेंगे। तो ये धीरे धीरे जो है हमारी विलासिता संबंधित आवश्यकताएं हैं। देखिए विलासिता संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं उसमें 3 टाइप की आवश्यकताएं होती हैं। ए हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं, बी है हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं और सी है सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। हानि रहित विलासात्मक आवश्यकताएं क्या होती हैं, ऐसी आवश्यकताएं जैसे कि मान लीजिए आपके पास अगर भरपूर पैसा है तो आप हानि रहित जैसे है, जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा कीमती आभूषण है वो खरीद के रख लिए, महंगे वस्त्र खरीद के रख लिए, आलीशान बंगला ले लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हानि रहित है, वो आपको हानि नहीं पहुंचाती है बल्कि कभी ना कहीं आपको फ्यूचर में भी सुख पहुंचाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम पूरा करते हैं तो वो हमें हानि पहुंचाती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वी जो दिया हुआ है, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं, तो इसमें क्या आएगी, देर रात्रि तक जग कर टेलीविजन देखना, शराब पीना, धूम्रपान करना, पान खैनी गुटखा का सेवन करना, वेश्यावृत्ति करना। ये सारी जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, हानिकारक विलासात्मक आवश्यकताएं होंगी। बी है सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं, मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से आप अगर कुछ आवश्यक चीज़ों को खरीदते हैं तो वो आपकी हो गई सुरक्षात्मक विलासात्मक आवश्यकताएं। जैसे मकान या प्लॉट, खेती लायक जमीन आदि क्रय कर लेना। तो ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को सेव करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये तो रहा हम लोग का वांट्स। इसका देखिए क्लासिफिकेशन किया गया है। आवश्यकताओं का वर्गीकरण एक नज़र में देख लेते हैं। आवश्यकताएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। अनिवार्य में जैसे जल, भोजन और फिर वस्त्र, मकान। आरामदायक आवश्यकताएं जिसमें कूलर, पंखा, आपके ऊनी वस्त्र, ये सारी चीज़ें आती हैं। विलासात्मक में आता है महंगी गाड़ियाँ, महंगे वस्त्र, गहने इत्यादि। और फिर देखिए अनिवार्य को फिर क्लासिफिकेशन किया गया है जिसमें जीवन रक्षक हैं जैसे दवाइयाँ वगैरह, कुशलता या निपुणता रक्षक, ठीक ना,
जैसे कि पौष्टिक भोजन वगैरह। प्रतिष्ठा रक्षक, जो आपकी प्रतिष्ठा को, जैसे मेहमान अगर आते हैं तो उनकी आप भरपूर सेवा करते हैं, उसके लिए आप अपने घर पे भरपूर चीज़ों को रखते हैं, जैसे कि उनकी सेवा करने के लिए नमकीन हो गए, बिस्किट्स हो गए हैं, या फिर पेय पदार्थ हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कॉफ़ीज़ हो गई, चाय की फैसिलिटीज़, तो ये सारी प्रतिष्ठा रक्षक हो गई। विलासात्मक को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हानिकारक वो होती हैं जो हमें हानि पहुंचाती हैं, जैसे धूम्रपान वगैरह करना, वेश्यावृत्ति करना, शराब पीना। हानि रहित मकान, गाड़ी, बंगला। सुरक्षात्मक, जैसे कहीं ज़मीन आपको दिख गई, पैसा आपके पास है, आपने उसे खरीद लिया, जो फ्यूचर में आपको आपके लाइफ को सेव करती है, तो ये आपका हो गया सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। तो यहाँ पे हमारा आवश्यकता का जो है चैप्टर वो समाप्त होता है। इसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये किस कैटेगरी में आता है, और कुछ इसमें विशेष नहीं है। यहाँ पे आइए आगे देखते हैं। फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, पारिवारिक साधन और व्यवस्था। इसमें क्या है, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हों, तो प्लीज़ चैनल को, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी इसमें आपको कुछ कमियां नज़र आती हैं, या फिर इसमें जो चीज़ें आपको नहीं समझ पाते हैं, या फिर जो कुछ चीज़ें इसमें और बेटर करने की आवश्यकता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। आइए देखते हैं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें गृह व्यवस्था में पारिवारिक साधनों का उपयोग ऐसी कुशलता के साथ किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित मूल्य एवं लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अर्थात इसमें देखिए ये है कि जो भी गृह व्यवस्था में जो भी, जैसे जब हम लोगों ने मैनेजमेंट पढ़ा था गृह प्रबंधन, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक परिवार के कुछ न कुछ लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। तो साधन क्या है भैया, साधन वो चीज़ें हैं जो हमारे पास निहित हैं, जो हमारे मानवीय साधन हैं और अमानवीय साधन हैं, उनका उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना ही क्या है, मतलब कि पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति है। रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज यूज व्हाट दे हैव टू गेट व्हाट दे वांट। मतलब कि रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या परिवार, ठीक ना, की जो आवश्यकता है उसे, वांट्स जो होते हैं उन्हें प्राप्त करने का प्रयास, मतलब प्राप्त करते हैं। पारिवारिक साधनों का उपयोग यदि पूर्ण कुशलता, निपुणता, विवेकशीलता एवं मितव्ययता पूर्वक किया जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं कि पारिवारिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति न की जा सके। ये बहुत सही बात की जा रही है। देखिए पारिवारिक साधनों का उपयोग, जैसे मान लीजिए कि कोई फैमिली है जो मिडिल क्लास की फैमिली है, उसके पास अगर पर्याप्त साधन नहीं है, या फिर कोई लो इनकम ग्रुप फैमिली है, उसके पास पर्याप्त साधन नहीं है, तो जितने साधन हैं उसमें भी वो अपने चीज़ों का प्रयोग करके, अपने घर में रखी चीज़ों का प्रयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लो इनकम ग्रुप फैमिली है और वहाँ पे जो लोग हैं उनको इनीमिया की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर परिवार में जो सदस्य हैं उनमें बच्चों में इनीमिया के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तब उनका लक्ष्य ये है कि उस परिवार को स्वस्थ बनाया जाए, ठीक ना, जो भी कमियां हैं परिवार में, जो भी रोग हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो जो गृहिणी है वो आवश्यक नहीं है कि कहीं से कर्ज लेके और बच्चे को अनार खिलाए या फिर दूध पिलाए तभी वो आवश्यकताएं पूर्ति हो सकती हैं। वो कम पैसे खर्च करके भी उचित रूप से साग सब्जी या फिर चुकंदर का जूस ये सब पिलाए तो बच्चे को एनीमिया से बचाया जा सकता है और वो अपने परिवार को स्वस्थ रखने का लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकती है। तो पारिवारिक साधनों का उपयोग कुशलता पूर्वक और निपुणता तथा विवेकशीलता से मितव्ययता पूर्वक किया करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। साधनों का वर्गीकरण किया गया है। साधनों का वर्गीकरण अगर हम लोग देखें तो साधनों का वर्गीकरण जो होता है दो प्रकार का है। निकेल और डॉर्सी जो है वो दो प्रकार का करते हैं, एक मानवीय साधन है और दूसरा अमानवीय साधन है। मानवीय साधन क्या होता है,
मानवीय साधन व्यक्ति के भीतर अंतर्निहित गुण होते हैं जिसके अंतर्गत रुचियां, ज्ञान, कौशल, चातुर्य और अभिवृत्ति आती है। मतलब हमारे अंदर जो हमारी क्वालिटी है, जैसे कि हमारा सोचना, हमारा तर्क करना, हमारे अंदर का जो स्किल है, हमारे अंदर की जो बुद्धि है, हमारी जो अभिवृत्ति है, हमारा जो नॉलेज है, हमारी जो इच्छा है, वो सारी क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे, एक मैनेजमेंट का प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले एक प्लानिंग करेंगे, तो प्लानिंग में हम किस रिसोर्स का यूज़ करेंगे, प्लानिंग में हम सबसे पहले अपने बुद्धि और अपने कौशल का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स का यूज़ करके प्लानिंग की प्रक्रिया की जा रही है। व्यक्ति परिवार के सदस्यों के जन्मजात एवं अर्जित दोनों ही आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ मिसप्रिंट लग रहा है। व्यक्ति की, आइए देखते हैं यहाँ से, प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक एवं बौद्धिक क्षमता है सीमित होती है, परंतु निरंतर अभ्यास और ज्ञान वृद्धि द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की रुचियां, समय, शक्ति, ज्ञान, कौशल, चातुर्य, अभिवृत्ति आदि प्रमुख मानवीय साधन हैं। मानवीय साधन में समाज द्वारा दी गई सुविधाएं जैसे चिकित्सा, परामर्श सुविधाएं, सामाजिक शिक्षा आदि मानवीय संसाधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, मूल्यवान होते हैं। यह बुद्धिमान व्यक्ति अपने, यदि योग्य होगा यहाँ पे, यदि योग्य बुद्धिमान व्यक्ति अपने कौशल, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य से अन्य साधनों को कुछ समय दिनों या महीनों, वर्षों में जुटा सकता है, जबकि अन्य साधनों के ढेर से तुरंत आसानी से मानवीय साधन, मतलब ले दे के कहने का यही मतलब है कि मानवीय साधन जो है वो अमानवीय साधन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कैसे, मानवीय साधन क्या है, हमारा बुद्धि, हमारी रुचि, हमारा कौशल, हमारा ज्ञान, यही तो हमारे मानवीय साधन है। और अमानवीय साधन क्या है, अमानवीय साधन पहले एक नज़र में देख लीजिए। अमानवीय साधन है जैसे कि डाक सेवा, अस्पताल, धन, मकान, स्कूटर, मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, वो हमारे क्या हैं, अमानवीय साधन है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है मानवीय साधन जो होते हैं वो अमानवीय साधन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारी मानवीय साधन क्या है, हमारी रुचियाँ, हमारा ज्ञान, हमारा कौशल, हमारी बुद्धि, यही तो हमारा मानवीय साधन है। और हमारा अमानवीय साधन क्या है, हमारा मकान है, धन है, स्कूटर है, गाड़ी है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास मानवीय साधन न हो, बुद्धि न हो, तो जो हमारा अमानवीय साधन है, धन वगैरह, उसे तो हम सही से खर्च कर नहीं पाएंगे और क्या होगा, वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, चातुर्य है और हमारे पास धन नहीं है, तो हम दिमाग लगा के उन चीज़ों को क्या कर पाएंगे, अर्जित करके मकान बनवा सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं और स्कूटर आसानी से खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से अमानवीय साधन नहीं, मानवीय साधन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं अमानवीय की तुलना में। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, धन विनिमय मूल्य होता है, मतलब धन के बदले में हम कोई चीज लेके खरीद के रख सकते हैं। समय एवं ऊर्जा, समय एवं ऊर्जा, कुछ विद्वानों ने समय और ऊर्जा को मानवीय साधन न मानकर इन्हें भौतिक साधनों के अंतर्गत गिनते हैं। कुछ विद्वान ने समय और ऊर्जा को मानवीय साधन माना है। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा एवं समय का सदुपयोग कर किसी कार्य को करते हैं तथा लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तब ये मानवीय साधन कहलाते हैं। परंतु जब धन खर्च करके किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाते हैं, अतः समय, शक्ति, बचत के उपकरणों का उपयोग करते हैं, तो यह क्या कहलाता है, अमानवीय साधन कहलाता है। ले दे के यही कहने का मतलब है, कुछ जो होते हैं रिसर्च, कुछ जो हैं जो हमारे राइटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, समाजशास्त्री हैं उनके अकॉर्डिंग मानवीय जो है, समय जो है मानवीय साधन है और कुछ लोग के अकॉर्डिंग समय जो है अमानवीय साधन है। यहाँ पे देखिए एक नज़र डालते हैं साधनों का वर्गीकरण एक दृष्टि में। यहाँ पे देखिए होम इकोनॉमिक सेमिनार के अकॉर्डिंग जो साधन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, व्यक्तिगत और वस्तु एवं उपकरण। सामाजिक में वस्तु और व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत में रुचि, अभिवृत्ति, विश्वास, संवेग, अस्थायी भाव होते हैं, वहीं वस्तु एवं उपकरण में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित होता है। निकेल और डॉर्सी के अनुसार ये कहते हैं, निकेल और डॉर्सी का क्या कहना है, ये सबसे पहले साधनों को 2 भागों में बांटते हैं, मानवीय साधन और अमानवीय साधन। इनके अनुसार देखिए मानवीय साधन में जो मनुष्य के अंदर निहित है, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन रिसोर्स, रुचियाँ, ज्ञान, कौशल, शक्ति, योग्यता और अभिवृत्ति है। रुचि, जो हमारी रुचियाँ होती हैं,
ठीक ना, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल, हमारा पावर, हमारी क्वालिटी और हमारा एटीट्यूड। ओके। अमानवीय साधन क्या है? अमानवीय साधन है समय। निकेल के अनुसार, ग्रास और क्रेडल के अनुसार समय अमानवीय साधन नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और देखिए कभी कभी पूछ देता है कि बुद्धि मानवीय साधन है या अमानवीय साधन है, धन मानवीय साधन है या अमानवीय साधन है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, निकेल और डॉर्सी ये कहते हैं कि अमानवीय में समय आता है, धन आता है, वस्तु आता है और सामुदायिक सेवाएं आते हैं। लेकिन देखिए एक क्लासिफिकेशन है ग्रास और क्रेडल का, ये कहते हैं इनके अनुसार भी दो वर्गीकरण है, मानवीय और अमानवीय, ठीक ना। लेकिन इनका जो समय है इसको वो मानवीय में रखते हैं। इनका मानना है कि समय जो है वो एक मानवीय साधन है। शक्ति, रुचियां, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियां, ये सारी क्या है? मानवीय है। ये सेम टू सेम है इन लोगों का, निकेल और डार्सी का। लेकिन बस ये है कि मानवीय निकेल और डार्सी अमानवीय में समय रखते हैं और ये मानवीय में समय को रखते हैं। अमानवीय धन, भौतिक सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं। तो ये रहा हम लोग का रिसोर्स मैनेजमेंट भी यहाँ पे समाप्त होता है। और ये आज हम लोगों ने 2 चैप्टर क्लियर किया है, एक फैमिली बॉन्ड्स और दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट। और आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम, पावर, ये सारी चीज़ें। हाँ, इसमें एक और चीज़ था, फैमिली, क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली, ठीक ना। तो उसको मैंने देखिए एक वीडियो मैंने इससे पहले दिया था, फैमिली एक्सपेंडिचर, उसमें मैंने इसको थोड़ा सा डिफाइन किया, इसीलिए मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है। अगर आप लोग को इसकी आवश्यकता होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी। ओके। और देखिए अभी मैं सोच रही हूँ कि 2-3 चैप्टर्स और जो है यूनिट्स उसको कंप्लीट करा के फिर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन दूँ। तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कोई सेशन नहीं दे रही हूँ, कोई क्लास नहीं दे रही हूँ। अभी मैं इन्हीं सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर रही हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।